द फायर स्काई पैक्ट, ड्रैगन और डायनासोर की कहानी। बहुत पुरानी बात है, उस वक्त की जब इंसान अभी जमीन पर नहीं आए थे। दुनिया एक जंगली और जादुई जगह थी। दूर दराज ज्वालामुखी गूंजते रहते थे और आसमान को सुनहरी राख से ढक देते थे। विशाल दरख्त बादलों को छूते थे और चौड़े चौड़े दरिया हरे जंगलों के बीच से बलखाते हुए बहते थे। दो सल्तनतें, दो दास्तानें पहाड़ों और आसमान पर ड्रैगन राज करते थे। ये आग और हवा के बाशिंदे थे, अक्लमंद और घमंडी। उनकी एक कौम थी जिसे स्काई क्लैंस कहा जाता था। उनका यकीन था कि आसमान सिर्फ उन्हीं का है और जमीन का कोई भी जानवर बिना इजाजत उड़ नहीं सकता। और दूसरी तरफ थे डायनासोर, जो जंगलों और मैदानों के मालिक थे। ब्रैकियोसॉरस जैसे धीमे मगर ताकतवर और रैप्टर जैसे चालाक और तेज जानवर। वो अर्थ ट्राइब्स के उसूलों पर चलते थे। ताकत, बिरादरी और इज्जत उनकी पहचान थी। मगर दोनों कौमें, ड्रैगन और डायनासोर, एक दूसरे से डरते और नफरत करते थे। जब भी आमना सामना होता, झगड़ा या खामोशी होती। साया उठता है, एक शाम समुंदर की तरफ से अजीब सी तारीकी आई। सूरज मध्यम हो गया, फिशर डैक्टिल्स गायब हो गए, हवा रुक गई और समुंदर की सबसे गहरी खाई से निकला उम्ब्रा। उम्ब्रा एक पुराना और खतरनाक जानवर। वो स्काई ईटर था, धुएं, राख और उदासी से बना हुआ। उसके पास पंख नहीं थे, फिर भी वो आसमान में तैरता रहता, एक तूफानी बादल की तरह। जहां से वो गुजरता सब सूख जाता, दरख्त मुरझा जाते, दरिया रुक जाते और आग बुझ जाती। ड्रैगन उड़े उसे रोकने, पेरैक्स नामी जांबाज ड्रैगन और बुजुर्ग सेरिथ की क़ियादत में। लेकिन उनकी आग, बिजली और हवा उम्ब्रा को छू भी ना सकी। डायनासोर भी लड़े। टी-रेक्स सरदार गोरैक्स ने 100 जंगजू लेकर हमला किया। जमीन हिला दी मगर आसमान से लड़ ना सके। धुएं में दम घुटने लगा, सब पीछे हट गए। उम्मीद खत्म होती जा रही थी। एक अनोखी दोस्ती एक उजड़े हुए जंगल में, जहां पत्ते राख जैसे हो गए थे, एक नन्ही ड्रैगन जूरा गिर पड़ी। उसके पर फटे हुए थे, सांस भारी थी। उम्ब्रा का पीछा करते हुए थक चुकी थी। एक झुके हुए तने के पीछे से उसे देख रहा था टोरन, एक नौजवान और जहीन ट्राइसेराटॉप्स। वो भी कम उम्र का था, मगर पहले ही अपनी कौम को मुश्किल वक्तों में रास्ता दिखा चुका था। जूरा ने गुर्राने की कोशिश की। टोरन ने सींग नीचे किए, लेकिन इससे पहले कि लड़ाई होती, अचानक काली हवा का झोंका आया। दोनों जम गए। आसमान की तरफ देखा, सुर्ख और काला हो रहा था। हम अपना घर हार रहे हैं, जूरा ने कहा। हम भी, टोरन बोला। और लड़ने के बजाय दोनों ने बात करना शुरू किया। बड़ा प्लान टोरन जूरा को एक हरे भरे मैदान में ले गया, आखिरी ऐसी जगह जो अब तक बची थी। वहां जमीन पर लकड़ियों और पत्थरों से प्लान बनाया गया। ड्रैगन ऊपर से उम्ब्रा को बहकाएंगे, जूरा ने कहा। डायनासोर नीचे से वार करेंगे, टोरन ने जवाब दिया। मगर सिर्फ पंजों और आग से बात नहीं बनेगी। फिर दोनों ने कुछ नया सोचा, ऐसा जो कभी पहले नहीं हुआ था। जूरा वापस अपने पहाड़ गई और नौजवान ड्रैगनों को मनाया। बुजुर्गों को यकीन नहीं आया, मगर जवान मान गए। टोरन ने अपनी कौम से बात की। कुछ हंसे, कुछ गुस्साए, लेकिन कुछ जिगर वाले मान गए। आग और पत्थर की जंग वो दिन आया। जूरा आसमान में ऊंचाई तक उड़ती गई। उसके पंख सुनहरी आग से चमक रहे थे। अकेली उड़ती हुई उम्ब्रा की तरफ। नीचे से टोरन और बाकी डायनासोर जमीन को हिला रहे थे। एनकाइलोसॉरस अपनी पूंछें पटकते, स्टेगोसॉरस कांटेदार पीठें घसीटते, रैप्टर्स गोल गोल घूमकर दुश्मन को उलझाते, ड्रैगन आसमान में घूमकर हवा को मोड़ते। और फिर इशारा हुआ। जूरा ने आखिरी बार अपनी आग सीधे सबसे बड़े ज्वालामुखी में छोड़ी। धड़ाम! ज्वालामुखी फट पड़ा। लावा आसमान में उछल गया। ड्रैगनों ने हवा से आग को और बढ़ाया। डायनासोरों ने जमीन को फिर से पटका, यहां तक कि जमीन की सतह टूट गई। आग, हवा और पत्थर एक साथ मिल गए। एक बड़ा आग और राख का बवंडर उठा आसमान की तरफ, उम्ब्रा को लपेट लिया। जलती रोशनी में उम्ब्रा चीखा, मरा और टूटकर हजारों अंगारों में बदल गया।
फायर स्काई पैक्ट धुआं हट गया, सितारे वापस आ गए, जमीन फिर से सांस लेने लगी। उस रात जलते बादलों और सितारों के नीचे ड्रैगन और डायनासोर पहली बार अमन से मिले। बुजुर्गों ने जूरा और टोरन को सलाम किया। एक पत्थर की तख्ती बनाई गई जिस पर पंजे और सींग के निशान थे। इसका नाम था फायर स्काई पैक्ट। अब से ड्रैगन आसमान की हिफाजत करेंगे, ऊपर से आने वाले खतरों से पहले आगाह करेंगे। डायनासोर जमीन का संतुलन बरकरार रखेंगे और हर साल उसी वादी में सब इकट्ठा होंगे, कहानियां सुनाने, फलों को आग में सेंकने और उस दिन को याद करने जब वो सिर्फ दुश्मन नहीं दोस्त बन गए। शुरुआत में जब ना वक्त चलता था और ना ही सितारे नाचते थे, एल्डारा की दुनिया को ड्रैगनों ने बनाया था। ये सिर्फ आग उगलने वाले जानवर नहीं थे, बल्कि कुदरती ताकतों के निगहबान थे, आग, हवा, पानी और मिट्टी के। उन्होंने तैरते हुए पहाड़ों को महलों में बदला, झरनों को धुंध के पुलों में और जंगलों को जिंदा नगमों से भर दिया। इन सब के दरमियान जल रही थी अब्दी शोला, एक तवाजुन का जरिया जो तब पैदा हुआ जब चारों ड्रैगन कबीले अपनी ताकतों को मिलाकर एक हुए। इस शोले की हिफाजत करते थे फ्लेम कीपर्स, जो सबसे पुराने और समझदार ड्रैगन माने जाते थे। वो एक ऐसे मंदिर में रहते थे जो आसमान में तैरता रहता। 1000 साल तक अमन रहा, मगर अमन की भी एक परछाई होती है। उसका नाम था नॉक्टिरोस। ना वो किसी कबीले से था, ना जमीन का। वो तो सितारों के दरमियान की खला से पैदा हुआ था, एक साया ड्रैगन। कभी फ्लेम कीपर्स का शागिर्द रहा, बहुत काबिल था, मगर उसका दिल तब काला हो गया जब उसने शोले की हिफाजत करने के बजाय उसे काबू करने की कोशिश की। फ्लेम कीपर्स ने उसे निकाल बाहर किया। वो खला में खो गया। ज्यादातर लोग उसे भूल गए, कुछ गिने चुने उससे डरते रहे। फिर एक दिन वो शोलह लड़खड़ाया। आग से भरे पायरोनिक्स इलाके में माउंट एम्बरक्राई के नीचे एक छोटा सा ड्रैगन पैदा हुआ जिसका नाम था केल। उसकी खाल सोने जैसी चमकती थी। बाकी ड्रैगन सरगोशियां करते, ये तो स्टारफायर का निशान लेकर आया है। केल दूसरों से छोटा था, न सबसे ताकतवर, न सबसे ऊंची आवाज वाला, मगर उसका दिल बहादुर था और ख्वाब आसमानों से भी ऊपर। एक रात जब सितारे बारिश की तरह गिर रहे थे, अचानक आसमान काला पड़ गया। एक सायों का तूफान आया और इटर्नल फ्लेम कांप उठी। फ्लेम कीपर्स ने केल को बुलाया। उन्होंने वो पुरानी पेशगोई फिर से देखी, जब शोला बुझने लगे और आसमान निगला जाए तब आखिरी शोला उठेगा। केल वही आखिरी शोला था। शोले के साथी कायल की सफर ने उसे एल्डारा के कोने कोने में पहुंचाया। उसे हर कबीले से एक ड्रैगन की मदद चाहिए थी ताकि वो स्टारफायर क्रिस्टल के टुकड़े ढूंढ सके जो सदियों पहले स्टारफायर टेंपल में खो गए थे। उसका पहला साथी थी निवा, पानी की कबीले एक्वेरियन की ड्रैगन। वो थलासस क्राउन में रहती थी, पानी के नीचे बसा शहर जहां चमकते हुए सांप पहरेदार थे और जिंदा मूंगे की मीनारें थीं। निवा एक सांस में समंदर को जमा सकती थी और धुंध से दुश्मनों को गायब कर सकती थी। फिर मिला ब्रैन, मिट्टी की कबीले टेरागॉन का ड्रैगन, जो एमरल्ड कैनियंस की गहराइयों में रहता था। वो खामोश था मगर वफादारी में मिसाल। उसकी एक ठोकर पहाड़ फाड़ सकती थी और जमीन में सोए हुए पत्थर के दैत्यों को जगा सकती थी। आखिर में मिली सोरा, हवा की कबीले एरियन की ड्रैगन। वो हवा की तरह हंसती और उसी में गायब हो जाती। उसका घर था क्लाउड स्पायर, एक तैरता हुआ शहर जिसमें पवन चक्कियां, हवा के बघूले और आसमानी शीशे थे। उन्होंने एक अहद किया, हम शोले की हिफाजत करेंगे, रोशनी को वापस लाएंगे। उनकी सफर ने उन्हें एल्डारा के तपते हुए गुफाओं, सरगोशी करते जंगलों, जमी हुई समंदरों और भूले बिसरे खंडहरों से गुजारा। वहां उनका सामना हुआ वॉइड सर्पेंट से, नॉक्टायरोस के बनाए हुए अंधेरे के सांप जो किसी की भी उम्मीद को निगल सकते थे। ये आवाजें नकल कर सकते थे, यादें मोड़ सकते थे और हवा को जहर बना सकते थे। केल डरता जरूर था मगर अब हिम्मत भी बढ़ रही थी। उसने अपने साथियों से सीखा, पानी की तरह सब्र, पत्थर की तरह मजबूती, हवा की तरह आजादी, और खुद से सीखा कि उसकी सुनहरी आग सिर्फ जलाती नहीं, वो रोशनी है, पाक,
बेदाग रोशनी। उन्होंने स्टार फायर क्रिस्टल की निशानियां ढूंढी स्टारलेट आर्काइव्स में, जहां एक नींद में सोया हुआ वक्त का ड्रैगन क्रोनिस पहरा देता था। वहीं काइल को नॉक्टायरस का माजी दिखा। वो तन्हा, जख्मी, मगर कभी रोशनी का ड्रैगन रहा। क्या उसे अब भी बचाया जा सकता था? मंदिर कई इम्तिहानों के बाद वो क्रिस्टल माउंटेन्स पहुंचे, जहां स्टार फायर टेम्पल बर्फ और क्रिस्टल के नीचे दबा हुआ था। अंदर एक शोला उनका इंतजार कर रहा था। जल नहीं रहा था, मगर दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा था। कैल ने कदम बढ़ाया। शोले ने फुसफुसा कर कहा, रोशनी अंधेरे को मिटाती नहीं, वो छुपे हुए को उजागर करती है। तभी नॉक्टायरस आ गया। उसके पर रात से भी काले, आंखें जैसे टूटे हुए सितारे। उसने झपट्टा मारा। सोरा आसमान से गिर गई। ब्रैन साया बेलों में जकड़ गया। निवा खौफ से जम गई। कैल अकेला रह गया। नॉक्टायरस ने कहा, कोई शोला मुझे नहीं रोक सकता, मैं रोशनी का अंजाम हूं। काइल ने जवाब दिया, तुम अंजाम नहीं, एक भूली हुई शुरुआत हो। उसने स्टार फायर छोड़ा, हथियार की तरह नहीं, याद की तरह। उसने वो रोशनी नॉक्टायरस को दी। अंधेरा कांप उठा। नॉक्टायरस ने अपना माजी देखा, जब वो एक मासूम ड्रैगन था, एकता के ख्वाब रखता था, और फिर जलन की आग में गिर गया। रोशनी ने उसे जलाया नहीं, उसने उसे ठीक किया। एक चीख जो आसमानों में गूंजी और साए टूट गए। इटर्नल फ्लेम फिर से भड़क उठी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। एल्दारा अपनी नींद से जागा। जंगल फिर से हरे हुए, आसमान साफ, पानी चमकने लगे। केल फ्लेम कीपर्स के पास लौटा, मगर अब एक तालिब ए इल्म नहीं, बल्कि लाइट बेरर के तौर पर। एक ऐसा खिताब जो 1000 सालों में एक बार दिया जाता है। चारों कबीले एक आसमान के नीचे इकट्ठा हुए, यहां तक कि नॉक्टायरस भी, जो अब ट्वाइलाइट का निगहबान बन चुका था, उनके साथ खड़ा था। केल ने कहा, अंधेरे में भी एक छोटा सा शोला आसमान को हमेशा के लिए रोशन कर सकता है। और यूं द लास्ट फ्लेम ऑफ एल्दारा की दास्तान शू और है। एक सुबह मैक्स और टिल्लू जंगल के पास खेल रहे होते हैं। मैक्स मुस्कुराता हुआ, टिल्लू चल ना, जंगल के उस साइड चलें, सुना है वहां एक नया तालाब बना है। टिल्लू घबराया हुआ, नहीं मैक्स, जंगल के उस साइड तो कोई भी नहीं जाता, वहां कुछ अजीब होता है। तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। आवाज, बचाओ, कोई है? दर्द भरी और बहुत हल्की। मैक्स, ये आवाज किसकी है? मैक्स और टिल्लू आवाज की तरफ भागते हैं और पाते हैं एक छोटी सी जख्मी तोता। जुजू, जुजू कमजोर आवाज में, मुझे मदद चाहिए। जरफान ने मैजिक ट्री को कैद कर लिया है, अगर उसे रोका नहीं गया पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। मैक्स जुजू को अपनी जेब में रखता है और कहता है, मैक्स चिंता मत करो जुजू, हम तुम्हारी मदद करेंगे, जंगल का राज हम समझेंगे। टिल्लू डरते हुए, मैक्स मैं डर गया हूं, मगर तुम्हारे साथ हूं। तीनों मिलके जंगल के अंदर जाते हैं। अजीबोगरीब चीजें सामने आती हैं, बोलने वाले पत्थर, पेड़ जो रात में हिलते हैं, हवा में उड़ती जादू की आग। जुजू, जरफान ने जंगल को बदल दिया है, मैजिक ट्री को जंगल के बीच कैद कर दिया है। वहां एक गहरा राज छुपा है। रास्ते में एक नदी आती है जो बात करती है। नदी, अगर आगे जाना है तो पहेली का जवाब दो, वो क्या है जो सब देख सकते हैं मगर पकड़ नहीं सकते? टिल्लू, मुझे लगता है ये छाया है। नदी, सही जवाब, तुम आगे जा सकते हो। नदी रास्ता दे देती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। जुजू उन्हें एक पुराने किले तक ले जाता है। अंदर जरफान एक जादुई सर्कल में मैजिक ट्री को बांध रहा होता है। जरफान, हाँ हाँ हाँ, अब ये जंगल मेरा होगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैक्स धीरे से, टिल्लू तुम जरफान का ध्यान भटकाओ। जुजू, तुम मुझे सर्कल के अंदर ले जाने में मदद करो। टिल्लू मजेदार हरकतें करता है, उल्टा बोलता है, नाचता है। जरफान का ध्यान हट जाता है।
मैक्स जाकर जादू का सर्कल तोड़ देता है। मैजिक ट्री गुस्से में, जरफान, तुमने जंगल को नुकसान पहुंचाया, तुम्हें इस जंगल में कोई जगह नहीं। मैजिक ट्री अपनी ताकत से जरफान को हवा में उड़ा देता है और जंगल के बाहर निकाल देता है। जंगल फिर से नॉर्मल हो जाता है, पेड़ खुश हो जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं। मैजिक ट्री, मैक्स, तुमने दोस्ती, हिम्मत और समझदारी का सबूत दिया। जंगल तुम्हारा शुक्रिया अदा करता है। जुजू अब मैक्स और टिल्लू के साथ रहने लगता है। टिल्लू, मैक्स, अब मुझे जंगल से डर नहीं लगता, मुझे लगता है मैं भी हीरो बन गया हूं। मैक्स मुस्कुराते हुए, डर को जीत लेना ही असली जीत होती है टिल्लू। कहानी की सीख, हिम्मत, दोस्ती और समझदारी से हर बुराई को हराया जा सकता है और दोस्ती में ही असली ताकत होती है। एक गर्म दोपहर, अली अपने दादा के बाण में कुछ पुरानी चीजें तलाश कर रहा होता है। बाण में हर तरफ मिट्टी, पुरानी किताबें और औजारों का ढेर होता है। तभी उसकी नजर एक अजीब सी काठी पर पड़ती है जो किसी जमाने में बड़ी खास रही होगी। उस पर खूबसूरत नक्काशी थी और एक छोटी सी सुनहरी घंटी लटक रही थी। अली जैसे ही उस काठी को छूता है, अचानक धूल भरे चमकते हुए धुएं के साथ डोडो सामने आता है। डोडो मुस्कुराते हुए, हेलो, मैं हूं डोडो, तुम्हारा टाइम ट्रैवल गाइड। अली हैरान रह जाता है, मगर उसकी जिज्ञासा जीत जाती है। अली, अगर तुम वाकई वक्त में सफर कर सकते हो तो मुझे किसी पुराने राजा के जमाने में ले चलो। डोडो मुस्कुराता है और काठी पर बैठने का इशारा करता है। फिर होता है एक जादू जैसा घूमता हुआ तूफान। भाग 2। शाही आगमन। जैसे ही आंखें खुलती हैं, दोनों एक खूबसूरत बाग में होते हैं। फूल, फव्वारे, नाचते मोर और दूर से बजती शहनाइयां। अली हैरान होकर, वाह, ये तो किसी परिकथा जैसा है। महल के दरबान दोनों को देखते हैं, मगर अली के शाही कपड़ों की वजह से उन्हें मेहमान समझकर अंदर ले जाते हैं। महल में उनकी मुलाकात होती है बादशाह जफर से, जिसका चेहरा रोशन है मगर दिल में फिक्र छुपी है। जफर, हमें शक है कि कोई हमारे ही राज्य के अंदर से हमारे ताज को चुराने की साजिश कर रहा है। भाग 3। अली महल में घूमते हुए मिलता है एक छोटी सी नौकरानी मीरन से, जो उसे किचन दिखाती है। मीरन बताती है कि जनरल गफूर अक्सर रात के वक्त महल में चुपचाप घूमता रहता है और उसे सबसे ज्यादा शक उसी पर है। अली सोचते हुए, तो क्या जनरल गफूर ही कुछ बुरा प्लान कर रहा है? डोडो और अली एक रात चुपके से गफूर का पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि गफूर महल के सीक्रेट टनल में जा रहा है, जहां एक पुराना खजाने वाला कमरा है। अगली सुबह बादशाह जफर अपनी रियासत के साथ एक त्योहार मना रहा होता है और उसी भीड़ भाड़ वाले वक्त में जनरल गफूर ताज चुराने आता है। अली और डोडो एक्शन में आ जाते हैं। एक जबरदस्त मजेदार पकड़ धकड़ वाला सीन होता है। डोडो सीधा किचन से तरबूज उठा लाता है और रास्ते में बिछा देता है। गफूर फिसलकर तीनों गार्ड्स के साथ नीचे गिर जाता है जैसे बॉलिंग के पिन्स। अली टनल में सैडल से मैजिक ट्रिगर करता है और गफूर के इर्द गिर्द एक जादू का वार्प सर्कल बन जाता है। गफूर हवा में घूमते हुए, बस बस, मैं वादा करता हूं अब कभी कुछ नहीं चुराऊंगा। बादशाह जफर सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। जफर, तुम दोनों ने मेरी रियासत को बचाया, यह सिर्फ हिम्मत नहीं, दोस्ती का भी कमाल था। वो अली को एक शाही मेडल देता है, दोस्ती का निशान, और डोडो को मिलती है एक गोल्डन गाजर। अली, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग सफर था। डोडो, और अगला सफर और भी थ्रिलिंग होगा। फिरौन्स के जमाने का क्या ख्याल है? अली उत्साहित होकर, इस बार ज्यादा गाजरें लेकर चलते हैं, एक और जादुई घुमाओ, और दोनों वापस बार्न में आ जाते हैं। बोनस एंडिंग सीन। अली के दादा उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। दादा, क्या तुम सैडल से खेल रहे थे? अली मुस्कुराता है, डोडो आंख मारता है और फिर दोनों चुपचाप काठी को वापस रख देते हैं। अली अपने आप से, फिर किसी नए सफर के लिए। दी एंड। बहुत वक्त पहले की बात है, बहुत ऊंचे और रहस्यमयी।
विस्परिंग माउंटेन्स के दिल में एक बूढ़ा मगर बहुत अक्लमंद अजगर रहा करता था। उसका नाम था वाइलरोस। उसका घर उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी में बना हुआ था जो सिर्फ हवाओं और सितारों को ही मालूम थी। उसके जिस्म पर ऐसे चमकते हुए पल थे जैसे चांदनी बर्फ पर पड़ी ही हो। उसकी आंखों में सदियों की ठहरी हुई समझदारी थी और उसकी सांस नर्म मगर ताकतवर, बीमारों को ठीक कर सकती थी, मरे हुए जंगलों को फिर से जिंदा कर सकती थी और आग को बर्फ में बदल सकती थी। विस्परिंग माउंटेन के नीचे एक घाटी थी, एल्डन रीच, जहां के लोग वाइलरोस से बहुत मोहब्बत करते थे। दूसरी जगहों की कहानियों में जहां अजगर सोने के खजाने छुपाते थे और गांवों को जला डालते थे, वाइलरोस वैसा नहीं था। वो नेक दिल था। हर बसंत में गांव वाले नदी किनारे उसके लिए ताजे फल, शहद और कढ़ाईदार कपड़े रख आते थे, शुक्रिया अदा करने के लिए। और उसके बदले में उनकी फसलें लहलहाती, नदियां साफ बहती और बच्चे सेहतमंद होते। लेकिन हर समझदार दिल में कुछ राज भी छुपे होते हैं। वाइलरोस के पास भी एक राज था। स्टारफायर की वापसी हर 100 साल में जब सितारे एक सीध में आ जाते तो आसमान से एक चमकता हुआ तारा गुजरता, स्टारफायर। ये नजारा जितना खूबसूरत होता उतना ही खतरनाक भी। इस तारे के साथ एक पुराना खौफ भी लौट आता, नॉक्थर, एक अंधेरे और गुस्से से बना हुआ अजगर जो सदियों पहले हर चीज को जलाकर राख करना चाहता था। जंगल, समंदर, आसमान, सब। 1 सदी पहले वाइलरोस ने उससे जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। वो लड़ाई इतनी भयंकर थी कि आसमान 2 हिस्सों में बंट गया था। आखिरी स्टारफायर की रोशनी से वाइलरोस ने नॉक्थर को पहाड़ के नीचे पिघले हुए पत्थर में कैद कर दिया था। लेकिन वो जादू अब कमजोर पड़ चुका था और इस साल वो तारा फिर से लौट आया। दरकती हुई जमीन जिस रात स्टारफायर आसमान में चमका, पहाड़ ने फिर से सरगोशियां शुरू कर दी। पर इस बार ये सरगोशियां हवा या गानों की नहीं थीं। ये दरकती हुई चट्टानों, आग और डर की थीं। बर्फ से ढकी चट्टानों में दरारें पड़ने लगीं। पुराने गुफाएं जो सदियों से बंद थीं फिर से खुल गईं और एक दहाड़ ने सितारों को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। वाइलरोस को महसूस हुआ कि अंधेरा फिर से उठ रहा है और अब वो अकेले नॉक्थर का मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी छुपी हुई गुफा में बैठकर उसने अपने 3 शागिर्दों को बुलाया। वो छोटे अजगर जिन्हें उसने अंडों से पाला था। उन्हें उसने ताकत की वजह से नहीं, उनके दिलों की वजह से चुना था। लायरा, जिसकी परों से आग निकलती थी, बहादुर और वफादार। ब्रिन, जो एक चीख में तूफान बुला सकता था और हर हवा से तेज उड़ सकता था। और ओरिन, सबसे छोटा, जिसकी खाल धुंधली शाम की तरह थी और जिसकी आंखों में हमेशा सवाल होते थे। वो दुनिया को सिर्फ जैसी है वैसी नहीं, जैसी हो सकती है वैसी भी देखता था। वाइलरोस ने धीमी आवाज में बहुत सच्चाई से कहा, अंधेरा लौट आया है। मेरी ताकत अब खत्म हो रही है, मगर तुम्हारी अभी शुरू हुई है। अब पहाड़ और इसकी दुनिया की हिफाजत तुम्हारे हवाले है। पहाड़ के नीचे की जंग तीनों अजगर वाइलरोस के साथ धुएं और राख से भरे आसमान को चीरते हुए विस्परिंग माउंटेन के अंदर जा पहुंचे। वहां की चट्टानें काली रोशनी से धड़क रही थीं। नॉक्थर जाग चुका था। वो डरावना था, जितना कहानियों में बताया गया था उससे भी ज्यादा। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी और उसके पंख सूरज को भी ढक देने वाले। जंग शुरू हो गई। लायरा की आग नॉक्थर की स्याह परछाई से टकराई। ब्रिन ने बिजली और गरज से पहाड़ को हिला दिया। वाइलरोस ने अपनी आखिरी ताकत से पुराने जादू चलाए, लेकिन नॉक्थर हर पल ताकतवर हो रहा था। स्टारफायर से उसे ताकत मिल रही थी। तभी ओरिन को वाइलरोस की एक पुरानी कहानी याद आई। अंधेरा आग से नहीं डरता, वो उस रोशनी से डरता है जो सच से बनती है, जो जलाती नहीं बस उजाला करती है। उसने आसमान की ओर देखा और वो तारा अभी भी चमक रहा था। ओरिन ने ऊंचाई की सारी हदें पार की, काले बादलों से ऊपर सितारों की सांसों तक। वहां उसने एक प्राचीन क्रिस्टल जो वाइलरोस ने उसे दिया था इस्तेमाल करके तारे की रोशनी पकड़ ली। सिर्फ रोशनी, ना गर्मी, ना आग, बस सच्चा उजाला। फिर वो वापस नीचे आया।
सीधा उस गुफा में जहां नॉक्टर था। जैसे ही नॉक्टर ने लायरा पर हमला करने के लिए झपट्टा मारा, ओरिन ने वो चमकता हुआ क्रिस्टल उसके सीने में फेंका। एक धमाका हुआ, एक ऐसी रोशनी फैली जिसने अंधेरे को चीखने पर मजबूर कर दिया। नॉक्टर की खाल टुकड़ों में बिखरने लगी और उसकी दहाड़ एक फुसफुसाहट बन गई। फिर राख, अंधेरा चला गया था। एक हीरो की रुखसती पहाड़ थी फिर से शांत हो गया। आसमान ठहर गया। वाइलरोज पत्थर पर लेटे हुए मुस्कुराया। उसने एक दौर का अंत और दूसरे की शुरुआत देखी थी। शाबाश मेरे बच्चों, वो बुदबुदाया। रोशनी की हिफाजत करना हमेशा। और फिर उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। उसका जिस्म सितारों की धूल बनकर आसमान की तरफ उड़ गया। विस्परिंग माउंटेन की विरासत तीनों जवान अजगर एल्डन रीच लौटे। अब वो सिर्फ छात्र नहीं थे, अब वो संरक्षक बन चुके थे। गांव वालों ने उन्हें गले लगाया, उनकी मूर्तियां बनाई गईं, गीत गाए गए। और हर 100 साल में जब वो तारा लौटता है, पूरा गांव उस पहाड़ के साये में जमा होकर ये कहानी सुनाता है। कैसे अजगरों ने दुनिया को सिर्फ ताकत से नहीं, हिम्मत, अक्ल और रोशनी से बचाया। और जब कोई आसमान की तरफ देखता है, एक चांदी जैसी चमक याद दिलाती है। वाइलरोस अब भी पहाड़ की हवाओं में सरगोशियां कर रहा है। खत्म हुआ एक अफसाना, लेकिन शुरू हुई एक विरासत। बिलाल, एक प्यारा, शरारती लेकिन नेक दिल बच्चा जो नमाज और अल्लाह से करीब होने का असली मतलब सीख रहा है। कमरा बिल्कुल पुरसुकून है। सूरज की रोशनी धीरे धीरे बिलाल के तकिए पर फैल रही है। घड़ी की टिक टिक चल रही है। रसोई से पराठों और चाय की खुशबू कमरे तक आ रही है। मामा नरमी लेकिन सख्ती से आवाज देती हैं, बिलाल बेटा, फज्र का वक़्त हो गया है, सूरज निकलने वाला है, उठो और नमाज पढ़ो। बिलाल आंखें मसलते हुए, बस 5 मिनट और मामा, आंखें बंद करके फिर पढ़ लूंगा। लेकिन थोड़ी ही देर में बाहर बच्चों की हंसी और फुटबॉल की आवाजें सुनाई देती हैं। बिलाल उछलकर उठता है, जल्दी से शर्ट पहनता है, जूते पकड़ता है और दरवाजे की तरफ दौड़ता है। मामा नरमी से रोकते हुए, रुको बिलाल, तुमने अब तक नमाज नहीं पढ़ी। बिलाल मुस्कुराते हुए, बाद में पढ़ लूंगा मामा, वादा करता हूं, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मामा हल्की उदासी से लेकिन ठहराव के साथ, बेटा नमाज खेल के बाद नहीं, उससे पहले होती है। मैदान हंसी, भाग दौड़ और शोर से भरा हुआ है। बिलाल दोस्तों के साथ टैग खेलता है, फुटबॉल मारता है और दौड़ लगाता है। आसमान नारंगी से नीला हो जाता है, वक्त उड़ता चला जाता है। रयान सांस लेते हुए, यार प्यास लग रही है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। सब पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी वक्त उमर अपनी घड़ी देखता है और उठ खड़ा होता है। उमर, चलो दोस्तों, अब मुझे जाना है, जोहर का वक्त हो गया है। बिलाल हैरानी से, अब इतनी जल्दी, बाद में पढ़ लेना ना। उमर मुस्कुराते हुए, नमाज का वक्त होता है बिलाल, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है जब दोस्त फौरन जवाब दें, वैसे ही अल्लाह को पसंद है कि हम वक्त पर उससे बात करें। बिलाल सोच में पड़ते हुए, मैंने तो कभी ऐसे नहीं सोचा। बिलाल एक छायादार पेड़ के नीचे लेटा है। हवा हल्की सी चल रही है, लेकिन दिल भारी सा लग रहा है। बिलाल अपने आप से, मैंने फज्र छोड़ दी और अब जौहर भी निकल रही है। दिल अच्छा नहीं लग रहा। क्या अल्लाह मुझसे नाराज होगा? एक सूखा पत्ता उसके सीने पर गिरता है। वो धीरे से उसे उठाता है और सोच में डूब जाता है। तभी एक नर्म सी म्याऊं की आवाज सुनाई देती है। एक समझदार सी बिल्ली जो चश्मा लगाए है और कंधे पर एक छोटा सा थैला है, पास बैठी होती है। बिल्ली, लगता है किसी अहम चीज के बारे में सोच रहे हो बच्चे। बिलाल हैरान, अरे तुम बोलती हो, तुम कौन हो? बिल्ली मुस्कुराते हुए, मैं वो हूं जो मासूम दिलों को याद दिलाता है। बताओ उदास क्यों हो? बिलाल, मैंने नमाज नहीं पढ़ी। कहा था पढ़ूंगा, लेकिन नहीं पढ़ी। अब बहुत बुरा लग रहा है। बिल्ली नरमी से, क्या तुम अल्लाह के प्यारे नाम जानते हो? अर्रहमान, बहुत ही मेहरबान, अर्रहीम, बेइंतहा रहमत वाला। बिलाल, लेकिन अब तो देर हो गई ना। बिल्ली, नहीं बेटा, जब तक दिल सच्चा हो
तब तक देर नहीं होती। उठो, वुजू करो और अपने रब से बात करो। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बिलाल दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। उसके दिल में हौसला और आंखों में उम्मीद होती है। बिलाल उत्साहित होकर, मामा, मुझे नमाज पढ़नी है अभी। मामा चूल्हे से मुड़ती हैं, पहले हैरानी से फिर खुशी से। मामा, अरे मेरे बेटे, आओ चलो वुजू करते हैं। पानी की आवाज हल्की होती है। बिलाल अपने हाथ, चेहरा और पैर धोता है। हर स्टेप पर बिस्मिल्लाह कहता है। नमाज के बाद बिलाल थोड़ी देर जानमाज पर बैठा रहता है, हाथ उठाकर दुआ करता है। बिलाल धीरे से, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं हर रोज नमाज पढ़ना चाहता हूं, तुझे राजी करना चाहता हूं। वो मामा की तरफ मुड़ता है और उन्हें जोर से गले लगाता है। बिलाल आंखों में आंसू लिए, मामा, दिल हल्का हल्का लग रहा है, जैसे अंदर से सब साफ हो गया हो। मामा मुस्कुराते हुए, यही तो नमाज की ताकत है मेरे बच्चे। जैसे पानी जिस्म को साफ करता है, वैसे ही नमाज दिल को साफ करती है। ये फर्ज नहीं, अल्लाह का तोहफा है। कहानी से सीख, मॉरल, नमाज में देर मत करो। अगर कभी भूल भी जाओ तो सच्चे दिल से वापस आ जाओ। अल्लाह हमेशा माफ करने वाला है। नमाज बोझ नहीं, अल्लाह से मिलने का वक्त है। यही तुम्हारी सुकून की राह है और जन्नत की चाबी भी। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।